हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्लास 9 के स्टूडेंट जो क्लास 10th में आ चुके हैं, ठीक है, उनके लिए चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का, जिसका नाम क्या है बेटा, रियल नंबर्स। ठीक है, तो मैथ्स के पहला चैप्टर आपको रियल नंबर मिला। क्लास 9 को याद करो, क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम। तो बेटा ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपका वहीं से जुड़ा हुआ है, नंबर सिस्टम में से हमारा क्या निकल के आया है, रियल नंबर। ठीक है, चलो तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ पूरे चैप्टर के बारे में, कि पूरे चैप्टर में आपको क्या देखना है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो बेटा अगर मैं बात करूँ, नंबर सिस्टम को एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा था। नंबर सिस्टम के अंदर सबसे मेन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रियल नंबर्स, जो आपके चैप्टर का नाम भी है, उसी को बात कर लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है ना। बेटा देखो, जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, आपने क्लास 9 में नंबर लाइन पढ़ी थी। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर आप बनाते थे कि इस पॉइंट को आप डिनोट कर दो, इसके ऊपर तो आप ऐसे करते थे, मान लो 3 और 4 के बीच में, फिर इसको जूम करा, फिर आपने यहाँ पे लेके गए, इस तरीके से आपने चीज़ें करी थी। तो वो आपकी नंबर लाइन थी। तो किसी भी नंबर को अगर आप कहते हो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पाते हो, तो वो नंबर हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, अब रियल नंबर के अंदर दोनों कैटेगरी के नंबर आ जाते हैं, रेशनल और इरेशनल। क्लास 9 में पढ़ के आए हैं आप, रेशनल और इरेशनल आपने वहाँ पे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अगर नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस बच्चे को 9th क्लास का नंबर सिस्टम में ABCD भी नहीं आता है ना बेटा, इस वीडियो में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, जितना ज़रूरत है 10th के लिए उतना आ जाएगा। चलो 10th का तो हो ही जाएगा बढ़िया से। चलो तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। बेटा देखो, रियल नंबर्स को ना बेसिकली मैं यहाँ पे 2 मेन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। 2 मेन कैटेगरी, पहले हैं हमारे विद डेसिमल पॉइंट। कौन से, विद डेसिमल पॉइंट, पहली कैटेगरी तो हमारी ये आ जाती है। सेकंड वन आते हैं हमारे बेटा विदाउट डेसिमल पॉइंट। ये 2 मेन कैटेगरी मैंने यहाँ पे बना दी है समझाने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी, एक है हमारी ये विदाउट डेसिमल पॉइंट, और एक है हमारी विदाउट। ठीक है, इस तरीके से विद डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट क्या है भाई, वही डॉट जो आप लगाते हो नंबर के बाद, मान लो 1.2 लिख रहे हो, तो ये डॉट है ना, यही हमारा क्या है, डेसिमल पॉइंट। चलो तो अब यहाँ पे समझते हैं मेन कैटेगरीज को अच्छे से। अगर बेटा मैं बात करूँ विदाउट डेसिमल पॉइंट्स की, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे। अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो नंबर 1 पे आपके सामने आएंगे बेटे नेचुरल नंबर। कौन से आएंगे, नेचुरल नंबर्स। कौन से, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में आपको पता है इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हमारे 1 2 3 4 सो ऑन हमारे चलते जाते हैं। ठीक है, आगे तक। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम और किस नाम से जानते हैं, इनको हम जानते हैं काउंटिंग नंबर्स के नाम से। किस नाम से, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है बेटा, इनिशियल लेवल पे हमारी जो काउंटिंग थी वो 1 से स्टार्ट होती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 उस समय नहीं था क्योंकि 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता था। ठीक है, वो कहानी अलग है, चलो वो आपको नहीं समझना है। अब इसके बाद आते हैं होल नंबर। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे होल नंबर, जिनके अंदर भी डेसिमल पॉइंट नहीं आता है। क्या नहीं आता, डेसिमल पॉइंट। बेटा इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। अच्छा, अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर, सभी नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर मैं स्टार्टिंग में 0 ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं बेटा, 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर दूं, तो वो मेरे क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। समझ में आया, नेचुरल नंबर देन होल नंबर। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। चलो तीसरे आ जाते हैं बेटे हमारे इंटीजर्स। क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स को हम कैपिटल I से या हम कैपिटल Z दोनों से डिनोट कर लेते हैं अलग अलग रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, चलो अब इंटीजर्स के अंदर क्या आता है, होल नंबर पढ़ा ना, होल नंबर को लिखो पहले, 0 1 2 3 सो ऑन चलते रहेंगे। अगर बेटा पीछे के नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिए जाएं, लाइक -1, लाइक -2 एंड सो ऑन चलते रहें, तो इस टाइप से अगर नेगेटिव नंबर्स विद होल नंबर्स आप एक साथ इनको बोलें तो हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे बेटा, इंटीजर्स होंगे। समझ में आया, पक्का। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक नेचुरल नंबर। समझ में आया, आगे तक चलते जा रहे हैं। इनको भी इंक्लूड कर लिया जाए, जीरो को भी, तो होल नंबर। और अगर सारे इंक्लूड कर लिए जाए तो इंटीजर्स। क्या, इंटीजर्स। क्लियर हो गया बेटा, विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले 3 सब कैटेगरीज बनी इसके अंदर। चलो अब आ जाओ अपने सेकंड कैटेगरी के अंदर। इधर
विद डेसिमल पॉइंट। जैसे डेसिमल पॉइंट वाले भी 3 कैटेगरी के बनेंगे। फर्स्ट कैटेगरी हमारी बनेगी टर्मिनेटिंग, कौन से? टर्मिनेटिंग नंबर्स। कौन से? टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे होते हैं भाई? वो नंबर जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट तो आता है लेकिन वो एक टाइम के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद मतलब वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ भाई 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 2.5 आएगा। तो एक डेसिमल पॉइंट के बाद ये रुक गया ना, कोई आंसर इसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो बेटा ये आपका किसका एग्जाम्पल है? टर्मिनेटिंग नंबर का। अच्छा, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या इसका? मान लो 10 डिवाइड बाई 2, तो ये 5.0, हालांकि 5 पूरा आ रहा है, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं, चलो यहाँ लगभग 15 ले लेते हैं। कितना आएगा इस बार? 7.5। कितना आएगा? तो ये भी देखो टर्मिनेट हो गया। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? जो एक टाइम के बाद आके आपके क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल आप इसमें लिख लो 2.5, 7.5, इसके अलावा 3.45, 3.1, ठीक है। इस तरीके से नंबर जितने भी होंगे 3.10, 2.56, तो जितने भी नंबर आपके टर्मिनेट हो जाएं वो क्या होंगे? आपके टर्मिनेटिंग नंबर। सेकंड कैटेगरी कौन से आते हैं? टर्मिनेट जो हो रहे हैं टर्मिनेटिंग नंबर, और जो टर्मिनेट ना हो वो क्या होंगे हमारे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कौन से? एंड रिपीटिंग। ध्यान समझना इस चीज़ को। टर्मिनेट नहीं कर रही हैं, इनसे अलग है, टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं और रिपीट करे जा रहे हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको सीधा, इसका एग्जाम्पल समझ जाओगे बहुत प्यार से। 10 को डिवाइड करो जरा 3 से, क्या करोगे? 3 टाइम्स 9 आ गया, वहाँ बचा 1, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 3 आ गया, 9 लगाया 1 आ गया, फिर 0 लगाया। क्या ये चलता रहेगा बच्चों? बताओ, चलता रहेगा ना? 3.33333। तो एक ऐसा नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है कभी भी और रिपीट करे जा रहा है बार बार नंबर, तो इस टाइप के नंबर एग्जाम्पल आप लिखो बस इसके अंदर 3.33333। क्लास 9th में आपने इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा था किससे? 3.3 के ऊपर बार, ऐसे करा था ना रिप्रेजेंट। क्लास 9th को याद करो। इसके अलावा और एग्जाम्पल बताओ जरूर। ये तो एग्जाम्पल इसका एक हो गया। इसके अलावा 10 पॉइंट मान लो 111 इस तरीके से हो सकता है कोई भी, ठीक है, या 0.0909 इस तरीके से आ सकता है। अगर आप 1 को डिवाइड करें 11 से तो आपका ये आएगा 0.09090909 चलता रहेगा इस तरीके से। समझ में आ गया? तो बेटा इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीट करेंगे लेकिन टर्मिनेट भी नहीं होंगे। चलो, थर्ड कैटेगरी हमारी आती है जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और नॉन रिपीटिंग है। अच्छा, नॉन रिपीटिंग की जगह बेटा बहुत जगह आपको नॉन रिकरिंग बोल जाएगा। नॉन रिकरिंग या नॉट रिकरिंग। नॉट रिकरिंग का मतलब अकरिंग का मतलब क्या होता है? आना। रीअकरिंग का मतलब बार बार आना, और उसके आगे नॉट लगा दो या नॉन लगा दो तो जो बार बार ना आए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जरा इसका, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल। पाई की वैल्यू इसके अंदर आ जाती है 3.142758। चलती रहेगी आज तक उसके ऊपर रिसर्च हो ही जा रही है, आज तक उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए, चलती जा रही है, रिपीट ही नहीं हो रहे नंबर। चलो, इसके अलावा √2 आपने क्लास उसमें पढ़ा था आपने 9th के अंदर, √3 नंबर, ठीक है, √5 नंबर। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं नंबर बताता हूँ, देखो मान लो 1.01 ये नंबर है। अब इसमें रिपीट क्या कह रहा है? टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो 001, 000, 4 टाइम्स 1 ये चलता रहेगा इस तरीके से। या 2.05, 055, 0555 कुछ इस टाइप के नंबर अगर आपको दिखाई दे जाएं तो बेटा इस टाइप के नंबर जो होंगे ना आपके, वो क्या नंबर होंगे? आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। क्लियर हुआ पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट? पक्का? चलो, अब यहाँ से हमने जो चैप्टर के अंदर सबसे मेन चीज़ पढ़नी है, ये तो मैंने आपको सारे नंबर कैटेगराइज कर दिए हैं, ठीक है। हालांकि इन्हीं के अंदर हम कहते हैं, अगर मैं बात करूँ इवन नंबर की मैं बात कर सकता हूँ, तो इवन नंबर आपको पता है कौन से होंगे, ठीक है। यहाँ से 0, 2, 4, 8 चलते रहेंगे सोन। अगर मैं ओड नंबर की बात करूँ तो ओड नंबर कौन से होंगे बेटा? 1, 3, 5, 7, ... चलते रहेंगे। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, हालांकि वो ये भी हमें आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनका एक तो 2 फैक्टर हो बस, एक तो 1 इटसेल्फ और सिर्फ वो नंबर। फॉर एग्जांपल 3, तो 3 के फैक्टर करेंगे तो एक तो 1 आएगा और एक क्या आएगा? 3 आएगा। 5 के कर लो तो एक 1 आएगा, एक क्या आएगा? आपका 5 आएगा। लेकिन अगर आप 6 से करोगे तो 2 भी आता है,
3 भी आता है, 6 भी कर रहा है और 1 भी कर रहा है। 4 फैक्टर बन गए 6 के, इसलिए 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्या हुआ हमारा 3 और 5। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके क्या होते हैं, अपने खुद के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया चलो बच्चों को। इसके अलावा हमारे दूसरे आते हैं कंपोजिट नंबर। कौन से बेटा? कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनके फैक्टर्स, ठीक है, 2 से ज़्यादा हो जाएं। दोज नंबर, ठीक है, इन विच द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर मोर देन 2, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएं, वो क्या होंगे हमारे कंपोजिट नंबर। तो ये सब तो कैटेगरी चलती रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, जो मेन कैटेगरी थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी कि भाई ये मेन कैटेगरी है। अब बेटा यहाँ से इन मेन कैटेगरीज के नाम जरा ध्यान समझ लेना। 2 कॉन्सेप्ट आएंगे कि रियल नंबर को रेशनल और इरेशनल नंबर से बांटा गया है। ठीक है, अब आप क्या होगा सर, आपने तो यहाँ पे इस तरीके से बांटा। बेटा ये जो है ना रेशनल इरेशनल नंबर, वो यहीं से निकलेंगे, ध्यान समझना आप। अब अगर मैं रेशनल की बात करूँ, रेशनल की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ, किसमें? P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ, वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर इज इक्वल टू एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर क्या होंगे बेटा? हमारे इंटीजर्स। क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स की फॉर्म आ जाती है। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी। ऑल, देखो एग्जाम डेफिनेशन में बताता हूँ। ऑल दोस नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। समझ में आ गया? अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ऑल दोस नंबर्स which can be represented in the form of P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। समझ में आ गया? नेगेटिव, पॉजिटिव, कोई भी नंबर हो, सब इसके अंदर आ जाएंगे। समझ में आया? चलो अब मैं यहाँ से बात करता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब बेटा मुझे बताओ, ये 3 कैटेगरी इधर बनाई, 3 कैटेगरी इधर बनाई, बताओ इनमें से रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे? क्लास 9 का अगर आपको याद है, नेचुरल नंबर होगा P/Q में। मान लो कोई नंबर है 2, इसको P/Q में कैसे लिख सकते हो भाई? हर नंबर के नीचे 1 तो होता ही है। क्या ये P/Q में नहीं बन गया? ले लो 4 ले लो, अपॉन P/Q बन गया ना। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, 8/2 ले लो, ये किसके बराबर आएगा? 4। ये भी तो रेशनल नंबर है, 8/2 आया समझ में? चलो होल नंबर ले लो भाई, 0 भाई सारे नंबर तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर ही है, बस 0 को छोड़कर। 0 का एग्जाम्पल ले लो, 0/2 ले सकते हो, डेफिनेशन से शुरू हो रहा है P/Q, लेकिन 2/0 मत कर देना। Q नीचे नहीं, Q की वैल्यू जो नीचे आ रही है डिनोमिनेटर में, वो 0 नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल नहीं होगा बस। ठीक है, ऊपर चलो, ये भी हमारा है रेशनल नंबर, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इंटीजर की बात कर लो, ये सारे देखो होल नंबर तक तो सारे इंटीजर हैं। नेगेटिव की बात कर लेते हैं, मान लो -1, भाई -1 है तो नीचे 1 तो होगा ही, हो गया रेशनल नंबर। -5 ले लो, आ गया रेश, देखो इसके अंदर आ रहा ना, क्लियर हो गया? चलो तो -5 ले लो, नीचे 1 होगा, क्लियर हो गया इतना? तो मतलब ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। तीनों के आगे मैंने R लिख दिया, मतलब ये क्या है बेटा? रेशनल कैटेगरी से। चलो अब आ जाओ यहाँ पे टर्मिनेटिंग के ऊपर। टर्मिनेटिंग वाले के अंदर नंबर लिखा है 2.5, देखो नंबर लिखा है 2.5, एग्जाम्पल मैंने मिटोए नहीं है। अब जरा मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊँ तो नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये किसके बराबर हुआ? 25/10 के बराबर। काटो जरा, यहाँ कितना आएगा? 5, यहाँ कितना आएगा? 2, ये आ गया 5/2। क्या बेटा ये P/Q की फॉर्म बन रही है? अगर बन रही है तो ये कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल ले लो 256, 2.56, पॉइंट हटाया, 2 0 नीचे लगाए, ये देखो 256/100। क्लास 9 में यही तो करके आया चैप्टर नंबर 1 के अंदर, सबसे आसान चैप्टर था। P/Q है तो ये रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा। चलो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, अरे क्लास 9th में चैप्टर एक्सरसाइज याद करो 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, यही तो कर रहे थे कि भाई वहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट याद कर लेना एक बार अगर याद आ रहा हो तो, कि 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या है? 0.6666 ये है, इसको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। आंसर कितना आ रहा था? 6/9 आ रहा था इसका आंसर। देखो तो ये तो क्या है? रेशनल है ये भी। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में कैसे हुआ? हमारा रेशनल नंबर हुआ। अब लास्ट कैटेगरी बच जाती है बेटा, यही सबसे लास्ट कैटेगरी जो है ना, यही आपकी यहाँ पर इरेशनल नंबर है, ध्यान से समझ लेना।
सबसे लास्ट कैटेगरी जो बची यही आपकी क्या है, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, या नॉन रिकरिंग के नाम से भी आप इसको जानते हो, ठीक है। ये सारे नंबर आपके किस में आते हैं, इरेशनल नंबर्स के अंदर, मतलब √2, √3, √5, √7, ठीक है, ये पाई, √11, √13, ये सब किस में आएंगे आपके, इरेशनल नंबर के अंदर। बस ध्यान से इतनी बात समझ लेना। क्लियर हो गया, पक्का, इतना समझ में आया। देखो सारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर बता दिया है, कितने टाइप के नंबर होते हैं, किस कैटेगरी का कौन सा आपका रेशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहीं बता दी हैं। समझ में आया, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए तो चलिए बेटा फिर हमें आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, ठीक है। ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है, और अगर आपके पास न्यू बुक है, ये आपकी ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है। जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी है वहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 है। जो न्यू एनसीईआरटी वाले हैं उनके लिए एक्सरसाइज होगी 1.1। यहाँ समझना इस चीज़ को, ये मैं दोनों चीज़ें इसलिए लिखी होंगी, कुछ जो जिनके पास नहीं है वो उनके लिए तो अगर मैं 1.1 लिखूंगा तो पुराने वाले कहेंगे भाई 1.1 में तो कुछ और लिखा हुआ है। बेटा 1.1 के अंदर जो सिलेबस है आपके पास, जिसके पास पुरानी बुक है, ठीक है, वो सिलेबस आपका डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। एनसीईआरटी ने अपनी एनसीईआरटी अपडेट कर दी है, ठीक है। अगले 4-5 साल तक अब शायद आपकी यही टॉपिक रहेंगे सीधा, मतलब उसके अंदर इक्विलिब्रियम डिलेमा था हमारे पास एक टॉपिक, वो हो चुका है हमारा डिडक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 1.1। देखो 1.1 एक्सरसाइज बेटा पूरी जो है ना आपकी वो है प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, जिसके अंदर आपको 2 मेजर टॉपिक पढ़ने हैं, एक एलसीएम निकालना और एक एचसीएफ निकालना, इन दोनों के ऊपर है। अच्छा, अब क्वेश्चन बोर्ड के अंदर डेफिनेटली आएगा यहाँ से, ठीक है। हालांकि आपको बता दूँ वो आपका पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 1, ठीक है, वो आपका टोटल 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बेटा, 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स के वेटेज में से 2 से 3 मार्क्स का कहते हैं आपका यही टॉपिक आएगा 1.1 एक्सरसाइज से, ठीक है। चलो तो प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है, बेसिकली किसी भी नंबर को अगर हम उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो वो क्या होती है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं नंबर है 56। क्या नंबर है बेटा, 56। इसका क्या करना है, जो आप बिल्कुल बेसिक प्राइम फैक्टर करते आ रहे थे जिस तरीके से वही करना है, और कुछ नया है ही नहीं। 2 से लेके चलो, सबसे लोएस्ट नंबर से लेके चलो स्टार्टिंग से, ये नहीं सर जैसे डायरेक्ट 8 से हो रहा, नहीं, सबसे लोएस्ट से। 2 से करेंगे कितना आएगा बेटा बताओ, 28 आ जाएगा। 2 से फिर से करेंगे कितना आएगा, 14 टाइम्स कटेगा। 2 से करेंगे कितना आएगा, 7 टाइम्स कटेगा। 7 से करेंगे 1 टाइम कटेगा, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। तो 56 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 7, या 2 की पावर 3 × 7। बेटा ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये इसको मैंने इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ही लिखा है। तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आपको यही चीज़ें करनी है, इन्हीं के थ्रू आप एलसीएम और इन्हीं के थ्रू आप एचसीएफ निकाल पाओगे। ये मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको क्या करना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में आपके बेसिकली 5 पार्ट दिए हुए हैं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 140, 156, ठीक है, एंड 3825, ठीक है, ये 3 पार्ट दिए हुए हैं। इसका 4th एंड 5th पार्ट आपको करना है। अब करना कैसे है, क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा हर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो मैंने अभी करके दिखाया वही करना प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो 140 को ऐसे लिखेंगे, आप लिख लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 70 टाइम्स कटेगा। 2 से करेंगे कितनी टाइम्स कटेगा, 35 टाइम्स कटेगा। 2 से करेंगे, करोगे 2 से, नहीं करेंगे ना, 2 से तो कटेगा ही नहीं है। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब किस से कटेगा, 4 से, तो मतलब ही नहीं है, 2 से नहीं कटा, तो किस से कटेगा बेटा, 5 से। कितना आएगा, 7 टाइम्स, और 7 से 1 टाइम। तो हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी आई बेटा, 2 की पावर 2 आई, और फिर इसके बाद 5 1 आया और 7 1 टाइम्स आया। तो ये हो गया हमारा 140 का आंसर। चलो सेकंड 156, हालांकि मैंने अभी 56 का करा तो 156 का कर लो। 2 से करेंगे कितना आएगा,
देखो 7 टाइम्स यहाँ पे आएगा 8 टाइम्स, 2 से करो यहाँ कितना आएगा 39 आएगा। अब 39 2 से कट सकता है, नहीं कट सकता, 3 से पॉसिबिलिटी है, तो 3 से कटो तो कितना आएगा 1 जा, और यहाँ पे 3 13 आ गया। अब 13 तो एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 1, तो इसका मतलब 156 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी बेटा 2 की पावर 2। देखो जितनी बार रिपीटेशन हो रहा है ना 2 का, उतनी बार उसकी पावर चढ़ा दो। इसके बाद 3 और इसके बाद 13, तो ये आ गया 156 का आंसर। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3825, इसको करते हैं। 2 से करने जाओ, कर सकते हो 2 से? नहीं भाई रिपीटेशन मत कर देना, 2 से करना है। नहीं, नंबर को देखो, लास्ट में अगर नंबर के 5 आ जाए 0 आ जाए, भाई अगर 5 आ रहा है तो हम डेफिनेटली 5 से करेगा, कोई और मतलब ही नहीं है। अगर लास्ट के अंदर आपके 0 आ रहा है तो 2 और 5 से किसी से भी हो सकता है, तो 5 से करते हैं। तो कितना आएगा 5 7 जा 35, कितना बचेगा 3 32, 6 टाइम जाएगा, कितना बचेगा 2 25 कितने से जाएगा बेटा आपका 5 टाइम्स जाएगा। अभी भी 5 बच रहा है तो 5 से कर लो। 7 कितने से कटेगा 1 से कटेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, 6 26 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है 1 बचेगा, यहाँ पे आएगा 153। अब 153 किससे कटेगा भाई 3 से कटेगा। देखो 3 5 जा और 3 1 जा 51। अब 51 कैसा नंबर है, 51 किससे काटोगे 3 से काट के देखो जरा, जैसे 3 से कट रहा है 3 1 जा 21 7 और 17 एक प्राइम नंबर है 17 1 जा। बेसिकली जितना छोटे नंबर से करोगे ना उतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान समझना। बड़े नंबर की तरफ जाओगे तो पता नहीं लगा पाओगे कौन से होगा कौन से नहीं। तो 3825 इज इक्वल टू 5 की पावर कितनी है बेटा, पहले छोटे से लिखना स्टार्ट करो, पहले छोटे से। 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और फिर 17। हमेशा बेटा स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखना है, उसके बाद कहते हैं कि उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से लिखना है, ध्यान समझना, ठीक है। समझ में आया? तो ये 3 पार्ट मैंने कर दिए फर्स्ट के, अगले 4th एंड 5th पार्ट आपको करने हैं, आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा 26 एंड 91, 26 एंड 91 का निकालना है। एक और सेकंड पार्ट है उसे मैं करता हूँ, थर्ड पार्ट को आप करेंगे। 510 और 92, 510 एंड 92, थर्ड पार्ट आपके लिए रहेगा, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा आपको। इसके अलावा बेटा उसने बोला है कि वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे वो लिख देता हूँ, जो थ्योरम है वो थ्योरम ये कहती है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करी जाए, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करी जाए तो वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जिन 2 नंबर का प्रोडक्ट आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है ना, उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होगा। समझ में आया? तो यहाँ से ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको एलसीएम दे रखा हो, 2 नंबर दे रखे हो तो एचसीएफ निकाल सकते हो, एचसीएफ दे रखा है और दोनों नंबर दे रखे हैं तो ये निकाल सकते हो। समझ में आ गया? एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, एक नहीं दे रखा, तब भी निकाल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा आपके लिए, इसे नोट कर लेना। चलो अब देखो, एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत ईजी है। दोनों नंबर्स को इस तरीके से ले लो, दोनों तरीके हैं, बच्चे एक साथ भी कर सकते हो, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो। मैं दोनों को अलग अलग करने में आपको प्रेफर करूँगा कि दोनों में ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। देखो जब 26 को करोगे 2 से करेंगे कितना आएगा 13, अब 13 प्राइम नंबर है 1 आ गया। इसका मतलब 26 को आप लिख सकते हो 2 × 13 लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलो इसे करो बेटा, ये किससे कटेगा बेटा, बेसिकली ये 7 से कटेगा, तो 13 टाइम्स आएगा और 13 से यहाँ पे आएगा 1। तो कि 91 को आपने क्या लिखा, 91 को भी यहाँ लिख दो। 91 को आपने लिखा 7 × 13, क्या लिखा बेटा 7 × 13। अब ध्यान समझना, जब हम एलसीएम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एलसीएम की, और फिर करेंगे हम एचसीएफ की, दोनों के अंदर अलग अलग करना है। देखो बेटा जब एलसीएम की बात करें ना, तो जितने भी यूनिक नंबर्स आपके आए हैं, जितने भी डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है, जितने भी अलग अलग नंबर आ रहे हैं वो सब लिख दो एक साथ। 2 आ रहा है, 13 आ रहा है, ला रहा है, 7 आ रहा है, 13 डिस्टिंक्ट मैंने बोला, यूनिक बोला। अगर कोई नंबर ऐसा आ रहा है जो दोनों में आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो उसे एक बार ही लिखना। समझ में आया? एक बार लिखना। अब सुनो, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, तो हमें ये देखना है एलसीएम के अंदर हमेशा आपको मैक्सिमम पावर देखनी है। क्या देखनी है बेटा, मैक्सिमम पावर। मान लो 2 जगह आ रहा है, मान लो एक के नंबर में है, कोई नंबर x है
उसके फैक्टर में 2 की पावर 2 आ रही है, और एक y नंबर है उसके फैक्टर में 2 की पावर 4 आ रही है, तो आप 2 लिखेंगे और पावर वो वाली लेंगे जो हाईएस्ट आ रही होगी। एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर लेते हैं, ना कि छोटी। समझ में, ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो यहाँ पे a की पावर थी, चलो 7 की भी a की पावर थी और 13 की भी a की पावर थी, तो इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। इसकी बस मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ कितना आएगा 26 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 26 की मल्टीप्लाई अगर आप 7 से करोगे तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, 2 का 4 गया, 7 2 जा 14, और यहाँ पे आएगा कितना आपका 182 आएगा। 7 2 जा 14 और 18, 182 आपका यहाँ से नंबर आ जाएगा, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई। चलो अब HCF की बात करो बेटा। HCF के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट नंबर ऐसा कौन सा है जो आपके दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, या ऐसा नंबर जो दोनों के अंदर कॉमन ही आ रहा है। जरा देखो 2 के दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या 13 दोनों में आ रहा है? आ रहा है। 13 दोनों में आ रहा है। क्या 7 दोनों में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई एक ही नंबर हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 13 ऐसा है जो आपका दोनों में आ रहा है, तो आपका ये आंसर हो गया, और यहाँ पे आपका आंसर ये हो गया। समझ में आया? नहीं आया? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो 510 को करते हैं। 510 के फैक्टर निकलवाओ। कितने से करें? 2 से कर लेते हैं। चलो कितना आएगा? 255 से। 255 टाइम्स कट रहा है। इसके बाद 5 से करेंगे 51। 51 किससे कटेगा? अभी पता था, अभी देखा था हमने किससे कटता है 51। 3 से कटेगा 17 टाइम्स, एंड 17 1 टाइम्स। तो 510 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये लिख सकते हो आप। चलो 92 को कर लेते हैं। 92 को करें तो 2 से करेंगे कितना आएगा 46, 2 से करेंगे कितना आएगा 23, और 23 से करेंगे कितना आएगा 1। तो इसको आप यहाँ लिख लो, 92 को यहाँ लिख लो, यह आएगा 2 इंटू 2 इंटू कितना 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। समझ में आ गया? चलो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। एलसीएम में हमेशा डिस्टिंक्ट नंबर लिख लो, जितने नंबर आ रहे हैं सारे लिख दो। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 17 आ रहा है। अब क्या कोई 92 के अंदर भी कोई ऐसा नंबर है? 2 आ रहा है, 2 हम लिख चुके हैं, फिर से 2 आ रहा है, लिख चुके हैं। 23 हम वहाँ नहीं लिखा, तो 23 को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सारे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, बहुत सिंपल सी भाषा में समझ लो। एलसीएम के अंदर सारे नंबर की मल्टीप्लाई लिखनी है, लिखना एक एक बार ही है। अब उनकी पावर देखो जरा। 2 की पावर बेटा यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 बार 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 बार। तो मैक्सिमम जहाँ पे होगा ना, जितनी बार होगा उतनी बार लिखो 2 की पावर 2। 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है तो 1 ही रहेगी। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, 5 आएगा। 17 एक बार है, 23 एक बार है, तो यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, एंड 12 5 जा कितना होगा 60, और यहाँ पे 17 इंटू 23। इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपके यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको एलसीएम मिल जाएगा। समझ में आया? पक्का? चलो अब आ जाओ एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे करोगे? दोनों के अंदर कॉमन देखो, दोनों के अंदर कॉमन देखो क्या आ रहा है। क्या 2 आ रहा है? आ रहा है। 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। 17 आ रहा है? नहीं आ रहा। 23 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो एचसीएफ क्या हुआ इसका? लोएस्ट पावर, उसकी वो भी लोएस्ट पावर। भाई 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है, तो एक बार आ रहा है। मान लो अगर 2 एक ऊपर भी होता, मान लो यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा भी है, तो फिर क्या होता 2 की पावर 2, क्योंकि वो इतना कॉमन है, ठीक है, लेकिन नहीं है तो हम यहाँ पे आंसर कितना आया 2। तो बेटा इसका थर्ड पार्ट जो है जिसके अंदर हमें निकालना है 3 3 6 एंड 5 4 के बीच में, उसे आप लोग करेंगे। समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़े। अच्छा एक मिनट, एक छोटा सा काम रह गया बेटा, अच्छा है हमने नहीं मिटोया। एक इम्पोर्टेंट काम जो बोला गया था कि भाई वेरीफाई करने वाला, वो तो आपने चेक ही नहीं करवाया ना। देखो चेक कैसे करेंगे, वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है मेरा 182 एल, ठीक है, और एचसीएफ कितना है मेरा 13 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ से देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन से हैं 26 इंटू 91। बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। अच्छा इसे देखो ज़रा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे 2 इंटू 91 इंटू 13 लिख सकता हूँ, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 13 इंटू 91 लिख सकता हूँ। ज़रा खुद देखो, 2 इंटू 13 लिख दिया 91, अरे 2 91 91 13 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई सेम ही आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों तरफ से क्या है बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है हमारा वेरीफाई कर रहा है। इसमें भी आप चेक करना, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करना, इधर से 5 10 की मल्टीप्लाई 92 में करना, बेटा डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली आपका बराबर आएगा।
ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? ये 2 नंबर पे ही काम करेगा, ये भी ध्यान रखना भाई बंधुओं, 2 नंबर के प्रोडक्ट पे ही काम करता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर वाला है, कहीं वहाँ अप्लाई करके देख लो यार यहाँ क्यों नहीं हो रहा। 3 वाले पे नहीं करेगा, 4 वाले पे नहीं करेगा, 2 वाले पे काम करेगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। बेटा बहुत ही आराम से आपको सारे टॉपिक में समझा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? अच्छे से समझो इनको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर के बीच में निकलवाना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला कह रहा है कि 12, 15 और 21 इन तीनों के बीच में। सेकंड पार्ट, चलो मैं थर्ड पार्ट निकालता हूँ। आप कहोगे थर्ड पार्ट हमें मिल जाता है, तो 8, 9 एंड 25 के बीच में, ठीक है? चलो इसको करते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो 12, 15 और 21 तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। एक साथ भी कर सकते हो आप, जैसे आप कंफर्टेबल हो। 2 से करो 6, 2 से करो 3, 3 से करो 1, 3 से करो 5, 5 से करो 1, 5 से करो 1, 3 से करो 7, 7 से करो 1। अब इन तीनों को एक साथ लिख लो। 12 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को लिख सकते हो आप 3 इंटू 5, चलो। और 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7। अब हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम में सारे नंबर लिख दो पहले तो। 2 लिख दो, लिख दिया। 3 लिख दो, लिख दिया। इसके बाद 3 लिख चुके हैं। 5 लिखा है? नहीं लिखा। 5 लिखो। 3 लिख चुके हैं। 7 सारे नंबर लिख दिए। अब इनकी हाईएस्ट पावर, बेटा 2 की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है। 2 तो एक ही जगह आ रहा है, तो 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर 1, 1, 1, तीनों जगह 1 ही है। 5 की पावर हाईएस्ट 1, 7 की पावर 1। मल्टीप्लाई 2 4 जा, यहाँ पे 2 की पावर 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 35। आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है? तो आपका यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। कैसे करोगे देखो, इसे आप कर सकते हो 10 + 2 इंटू 35, ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? देखो 35 के मतलब 10 में करो कितना आएगा? 350। कितना आएगा? 350 प्लस 2 इंटू 70, यहाँ आ जाए 70 आ जाएगा। इसकी एडिशन कर दो 420 आ जाएगा। आगे समझ में? बहुत सिंपल सा करना है भाई, इतनी बड़ी मैंने कैलकुलेशन नहीं करनी है। सिंपल वर्ड में तोड़ दो, सिंपल नंबर में तोड़ दो। अच्छा एचसीएफ बताओ, एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट जो आ रहा हो, तीनों में जो आ रहा हो। क्या देखो तीनों में हमारा 3 आ रहा है कॉमन, बस 3 आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हुआ इसका? 3 हो गया, ठीक है? चलो इसमें बताओ, जब आप 8 करोगे तो क्या होगा? 2, 4, 2, 2, 2, 1। तो 8 को आपने लिखा 2 की पावर 3। 9 यहाँ पे आपने लिखा 3, 3, 3, 1। यहाँ पे आपने लिखा 25, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे आया 1। तो 9 को आपने लिखा 3 की पावर 2, 25 को आपने लिखा 5 की पावर 2। अब एलसीएम जब निकालने जाओगे, इनका एलसीएम निकालने जाओगे तो सारे नंबर लिख दो। 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनकी हाईएस्ट पावर, 2 तो एक ही जगह आ रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी? 3। 2 भी यहाँ पे 3 की यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2। क्योंकि सिंगल जगह आ रहे थे तो उनकी हाईएस्ट पावर वही रहेगी। तो 2 की ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। तो ये हो गया कितना? 72। और ये कितना हो गया आपका? 25। इतना सा हो सकता है, 72 हो गया इतना। अब कैसे करोगे देखो ज़रा, इसे तोड़ो ज़रा। इसे आप कर सकते हो 70 + 2 इंटू 25। इतना कर सकते हो बेटा, 70 + 2 इंटू 25। देखो 25 की मल्टीप्लाई जब 7 में करोगे तो कितना आएगा? 175 और एक पीछे से 0 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपको 50, ठीक है? यहाँ से कितना आ गया? 1800 आ गया। कितना आ गया? 1800 एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ देखो, तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। सर तीनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फिर क्या करें भाई? तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, 1, 1, 1। कहीं ना कहीं इन तीनों के अंदर 1 तो है ना, इसका मतलब एचसीएफ कितना आएगा इसका? 1 आएगा। जहाँ पे कुछ भी ना दिख रहा हो, कोई कॉमन ना दिख रहा हो, वहाँ पे एचसीएफ हमेशा 1 हो रहा है। ध्यान समझना, 1, ओनली 1। चलो समझ में आया? आगे बढ़े। इसका सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे अपने घर से। तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? 4 में बोला है गिवन डेट HCF ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 9। LCM पूछा है आपसे 306 और 657 का LCM बता दो भाई। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो हमें पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। अभी आया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, हमें क्या पता HCF, LCM नहीं पता, तो LCM के लिए क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय HCF, बस LCM निकालना है ना। तो HCF देखो दोनों नंबर लिख दो, दोनों नंबर कौन से हैं 306, यहाँ पे क्या है 657। HCF कितना है हमारा 9। जरा 3 से काटो, 3 से इसे काटो 3 टाइम्स आएगा, इसे काटो जरा, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 2, 102। 3 से ये भी कट जाएगा, देखो काटो जरा कितना आएगा 2 आएगा। 57 हमारा कटेगा आपका 19 टाइम्स 1 और यहाँ से 9। इन दोनों की मतलब 102 की मल्टीप्लाई 219 में करनी है। फिर से वही तरीका बता रहा हूँ बेटा, 100 + 2 कर दो और यहाँ पर आपका 219 ऐसे ही रहेगा, 219 ऐसे ही। अब 219 मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे 100 में करोगे कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 219 100 में करोगे 21900 प्लस यहाँ से कितना आएगा 219 की मल्टीप्लाई डबल कर दो भाई, 200 × 200, 200 × 2 400 और 438 आ जाएगा कहीं ना कहीं। इसको इसके अंदर ऐड कर दो बस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, 9 और 4 यहाँ से कितना आएगा 3, यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पे जाएगा 2, 22338। ये हमारा क्या आएगा आपका LCM आएगा इन दोनों नंबर का। कितना सिंपल कैलकुलेशन कर दी। देखो इतने बड़े बड़े नंबर थे, ऐसे तोड़ दो कि वहाँ से तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। बेटा टाइम सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान रखना ठीक है। एक बोर्ड क्लास का स्टूडेंट जो कहते हैं बोर्ड में बैठा है वहाँ पे 3 घंटे ठीक है, हो सकता है सफिशिएंट ना पड़े बच्चे के लिए, तो वहाँ पे उसे टाइम सेव करना पड़ेगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी क्या कहती है कि कोई भी नंबर है जिसके पीछे 0 आ रहा है। कॉन्सेप्ट जरा ध्यान समझना। मान लो कोई नंबर 10 है, जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या आता है 2 × 5 आता है, 20 है जिसके पीछे 0 आ रहा है, कितना आता है 2 की पावर 2 × 5 आता है, 2 की पावर 2 मतलब 4 × 5 आता है। 30 ले लो तो कितना आएगा जल्दी बताओ। 5 तो आएगा, 6 आएगा, 2 × 3 × 6, 6 × 5 आ गया। तो कोई भी नंबर 100 ले लो ना, तो 100 भी कैसे आएगा 5 तो कहीं ना कहीं होगा ठीक है। 5 आ गया तो कितना बचा हमारे पास ठीक है 20 बचा। 20 कैसे आएगा 2 की पावर 2 × यहाँ से 5 आ गया। देखो ज़रा भाई 2 की पावर 2 4 × 5 × 5 इस तरीके से आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सब के अंदर कॉमन क्या है 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5 देखो 2 5 आ रहा है, 2 यहाँ से आ गया, 5 यहाँ से आ गया ठीक है। हाँ डबल डबल आ रहा है। तो हर एक नंबर जो 0 से एंड करता है उनके अंदर हमने देखा ऑब्जर्व करा कि 2 × 5 आना ज़रूरी है ठीक है। अब ज़रा इसे कर लो, ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसे हम कर सकते हैं 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 3 और उसकी पावर n। क्या इसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता है। अब इसका रीज़न लिखना है, रीज़न इंपॉर्टेंट है। वी नो डैट for a number to end with 0 there should be 2 × 5 as its factor। भाई 2 × 5 हमारे क्या होने चाहिए फैक्टर में होने चाहिए, 2 और 5 दोनों फैक्टर में होने चाहिए। बट 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 × 3 की पावर n, देयर इज no 2 × 5, hence 6 की पावर n cannot end with 0। कभी 0 से एंड नहीं कर सकता है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। फिर आ जाते हैं अपने 6th क्वेश्चन के ऊपर। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6th क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वाई। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे ठीक है। 2 क्वेश्चन नहीं रखे।
क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13। इसको मैं करूँगा, और जो सेकंड पार्ट है इसका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। कह रहा है बेटा शो करो कि कंपोजिट नंबर है, मतलब कि एक्सप्लेन वाई कि ये कंपोजिट नंबर है, मतलब वो आपसे बता रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है। कैसे करोगे देखो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ पे 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी। 13 को ज़रा कॉमन लो, 13 को आप कॉमन लो। 13 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 7, यहाँ पे क्या बचेगा 1, 11, यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13। 7 × 1 7 × 11 कितना हो जाएगा 77, और +1 कितना आ गया 78। ध्यान से समझना। अब ये जो नंबर बनेगा, इस नंबर के कितने फैक्टर हो गए? एक तो 13 हो गया फैक्टर, एक 78 हो गया, और एक फैक्टर 1 भी तो होता है हमेशा, 1 तो ऑलवेज होता है। तो 13, 78 एंड 1, बेटा कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए? एंड फॉर अ नंबर फॉर बीइंग प्राइम देयर शुड बी 2 फैक्टर। कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब होगा? जब उसके अंदर 2 फैक्टर होंगे। यहाँ 3 फैक्टर हैं, इसका मतलब इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हुआ ये? कंपोजिट नंबर हुआ। बहुत सिंपल सा हो गया। इसको आप करेंगे, देखो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, बिल्कुल सेम यही पैटर्न लगाएंगे। 5 को बाहर कॉमन लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कौन बच्चा करता है जल्द से जल्द, ठीक है, कमेंट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन पे हम आने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको 1.1 आपको समझ में आ गई होगी बड़े प्यार से। चलिए तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। बेटा देखो समझो, कोई स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड एक क्या है? सर्कुलर पाथ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मान लो यहाँ से कोई स्टार्ट करेगा। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 अराउंड। सोनिया है, वो लड़की है, ठीक है, वो ले रही है कितने मिनट्स? 18 मिनट्स ले रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चक्कर काटने के लिए। उसकी कोई फ्रेंड उसका कोई फ्रेंड है रवि ले रहा है 12 मिनट। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम टू गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कहना क्या चाह रहा है समझो, दोनों ने एस और रवि दोनों ने, मतलब सोनिया और रवि ने एक साथ स्टार्ट करा, सेम टाइम पे करा, एक डायरेक्शन में करा, तो ये चलना स्टार्ट हुए। चलो रवि ने पहला राउंड 12 मिनट में कर लिया होगा, नहीं सोनिया 18 मिनट में करेगी। मतलब जब सोनिया 18 मिनट में पहला राउंड करेगी ना, जब तक रवि ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका होगा ना, ऐसे समझो। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। रवि ने टाइम लिया कितना? मान लो ये सोनिया है, सोनिया ने टाइम लिया कितना? 18। रवि ने टाइम कितना लिया? मान लो 12, ठीक है। 12 से वो आगे बढ़ा, उसने फिर से 12 मिनट लिए, यहाँ तक लिया, फिर 12 लिया। सोनिया ने फिर 18 लिया, ठीक है, फिर इसने लिया यहाँ से, ठीक है 18, तो ये इसके 12 हो गया। अब ज़रा खुद देखो बेटा, 18 कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। 12 कितना हो जाएगा? 36। मतलब जब वो 18 मिनट में पहला राउंड पूरा करा होगा, जब तक रवि ने ऑलमोस्ट 1.5 राउंड ले लिया होगा। जब उसने दोबारा पूरा राउंड करा, जब तक रवि ने 3 राउंड ले लिए होंगे। इसका मतलब इन दोनों को क्या निकालना है? एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है, मतलब इस समय दोनों कहाँ पर होंगे? सेम पॉइंट पे होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट की जगह पे आगे दोबारा से। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कि दोबारा कब वो उस कंडीशन में आएंगे, हमेशा क्या लेना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम ले लो, एक साथ ले लेता हूँ मैं दोनों का एलसीएम। 3 से करेंगे कितना आएगा? 6, यहाँ आएगा 4, यहाँ करेंगे 2 से आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ करेंगे 2 से, यहाँ आएगा 3, ही आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ करेंगे 3 से, यहाँ आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1। तो एलसीएम कितना आया इसका? 2 की पावर कितनी? 2, 3 की पावर कितनी? 2, ये कितना होगा? 4, ये कितना होगा? 9, कितना आ गया? 36। वो तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, लेकिन ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये अलग है। ऐसे सेम क्वेश्चन आपको देता हूँ कि कोई रिंग है, वही कहते हैं बैल है, वो एक बैल 5 मिनट में बजती है, एक 10 मिनट में बजती है और एक 15 मिनट में बजती है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन समझ लो, एक बारी में क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक बैल है, स्कूल बैल है, ठीक है, जो 3 बैल हो गई, तो एक बैल बज रही है, बैल 1 बज रही है 5 मिनट में, बैल 2 बज रही है 8 मिनट इस पर, और बैल 3 बज रही है इस पर। बताओ बेटा कि मान लो अगर ये 8 बजे बजी हैं, अगर ये 8 AM पे एक साथ पहली बार बजी हैं, तो कौन से या किस टाइम पर ये दोबारा एक साथ बजेंगी? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर, समझ में आया?
करने की कोशिश करना। स्कूल बेल, 3 स्कूल बेल है, एक 5 मिनट बजती है, 10 मिनट बजती है, 15 मिनट बजती है। कितने टाइम बाद, ठीक है, वो दोबारा एक साथ बजेंगी। अगर पहली बेल 8 बजे पे बजी थी, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, कितने टाइम पे? तीनों का एलसीएम लेना है, तीनों का एलसीएम लेना है। एक बार जरा मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो तो चलो स्टूडेंट्स, फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है 1.1। 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो 1.2 एक्सरसाइज के अंदर आपको बस एक ही चीज़ सीखनी है, समझो ध्यान से। एक ही चीज़ सीखनी है। वो एक चीज़ क्या है कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूफ कर दो। मैंने आपको बताया कि इर्रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। पाई होता है, √3 होता है, √2 होगा, √5 होगा, √7 होगा, √11 होगा। अब उसी चीज़ को प्रूफ करना, मैंने तो आपको बता दिया, उसी चीज़ को प्रूफ कैसे करोगे, वही चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है। और इस जो मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा, वो होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ध्यान से समझना इस चीज़ को। 100% श्योर है कि बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा 2 नंबर 3 नंबर में। 100% श्योर है, नहीं पलट सकता कोई भी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में आना पक्का है। समझ में आ गया? तो सीख लो अभी से। आपके स्कूल लेवल के जितने एग्जाम्स होंगे वहाँ भी पक्का आएगा जब ये चैप्टर आएगा। ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 को मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रखा है √5 के लिए बोल रखा है। किसके लिए बोल रखा है बेटा? √5। तो कह रहा है √5 प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ध्यान समझना बेटा कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। √2 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है, आपको बस वैल्यू चेंज करनी है। समझ में आ गया? चलो तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे इसका। तो लेट करेंगे। देखो बेटा, मैं डायरेक्ट आपको कह दूं कि रेशनल नंबर है, कैसे प्रूफ करना कुछ तरीका ही नहीं है। मैं इसको रेशनल मान लेता हूँ। क्या मानता हूँ मैं इसको? रेशनल। तो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है, मैंने इसे मान रहा हूँ। ठीक है, लेट कर रहा हूँ, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ। लेट अस एज्यूम √5 इज अ क्या है हमारा? रेशनल नंबर है। देन तो हम क्या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब P/Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन √5 इज इक्वल टू P/Q। P/Q अब लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो क्या लिख रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या लिखा है मैंने? को प्राइम इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हुआ? अब ध्यान समझो बेटा। मान लो कोई भी नंबर है, प्राइम नंबर है 5, एक प्राइम नंबर है 7। प्राइम 5 के फैक्टर कौन से होंगे? 1, और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? 5। इसका फैक्टर कौन सा होगा? 1, और इसका फैक्टर होगा 7। क्या इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है अदर देन 1? नहीं आ रहा ना। देखो 1 और 5, 1 और 7, 11 ले लो, 1 और 11, ठीक है। 3 ले लो, 1 और 3, 2 ले लो, 1 और 2। तो ऐसे दो नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, वो क्या होंगे? हमारे को प्राइम नंबर। तो 5 और 7 आर को प्राइम नंबर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो अपनी जब वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर होते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर वो क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। चलो ये समझ में आ गया। और ये हमें पता ही है Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे बेटा? इसे थोड़ा सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या कर दें? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √5 क्या बन जाएगा? 5। ये क्या बन जाएगा? P²। ये क्या बन जाएगा? Q²। अब एक काम करो, Q² को ऊपर भेज दो और 5 को नीचे भेज दो। P²/5। ये कर सकते हो। अब बेटा जरा ध्यान समझो, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कि P² को डिवाइड कर रहा है कौन? P² को डिवाइड कर रहा है कौन? 5। समझ में आ रहा है? इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ P²। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर उस ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 25 ले रहे हैं, तो 25 जो है, ठीक है, इसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो कितना आएगा? 625। ठीक है। अब 25, अगर 625 की बात करें तो 625 क्या 5 से डिविजिबल है? क्या 25 5 से डिविजिबल है? तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो वो उसके ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। चलो इसका मतलब 5, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? 5 डिवाइड्स P²। देन 5 ऑल्सो डिवाइड, 5 क्या डिवाइड करेगा? P को भी डिवाइड करेगा। क्या करेगा? P को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 5 एक फैक्टर बन गया किसका? P का।
भाई यही तो है फैक्टराइजेशन थ्योरम से क्या कह रहे हैं हम कि 5 क्या है, एक फैक्टर है किसका, p का, डिवाइड कर रहा है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं बेटा, अब क्या करना है आपको, जिसको भी आपने प्रूव करा ना कि डिवाइड कर रहा है, तो लेट दो p इज इक्वल टू 5c कर दो, p की वैल्यू क्या रख दो 5c, इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, p की जगह क्या डाल दो 5c। अब यहाँ करो इस वैल्यू को पुट इन फर्स्ट, इसको क्या कर दो फर्स्ट में पुट कर दो वापस। तो देखो क्या होगा, जब p की जगह आपने 5c रखा तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c और उसका होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखना है फॉर सम c, फॉर सम c, c की कोई वैल्यू सकती है कुछ भी, यहाँ से आएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन कितना आएगा बेटा, यहाँ से नीचे क्या है, नीचे 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 क्या है 5 है, नीचे 5 है, नीचे आ गया 5 से काटो कितना आएगा 5 आएगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एक काम करो 5 को नीचे डाल दो, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5, q स्क्वायर अपॉन 5। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स, 5 क्या कर रहा है 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा। भाई 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हमारे जो थ्योरम थी वो तो गलत हो रही है, कैसे हो रही है देखो सुनो, मैंने बोला कि p अपॉन q की फॉर्म में कर सकते हो, जहाँ पे p और q क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर, को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता दोनों का, 5 तो p का भी फैक्टर था, अब 5 q का भी फैक्टर आ गया, समझ में आया। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हेयर 5 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ हो गया, हैंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन। भाई ये क्या कर रहा है, पी एंड क्यू दोनों में आ रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारी जो एजम्पशन हमने मानी थी रूट रेशनल वाली, वो तो गलत साबित कर रहा है, उसको तो उल्टा कर रहा है, हैंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन, सो रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। भाई ये गलत पे हम क्यों आए, हम गलत नतीजे पे क्यों आए, क्योंकि हमने गलत चीज़ मान के चले थे, गलत तब आया जब क्योंकि गलत माना, तो इसका मतलब सही तो क्या होगा, सही ये होगा कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। समझ में आया बेटा, अब ध्यान समझ लो, क्लियर हो गया इतना, इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अब चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कहीं पे वैल्यू चेंज करता है, रूट 2 कर देता है, रूट 3 कर देता है, रूट 7 कर देता है, क्या करोगे, क्वेश्चन 1 को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब मान लो उसने कहा कि आपसे रूट 3 को प्रूफ करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे रूट 3, यहाँ पे क्या करोगे रूट 3, आ गया था समझ में, यहाँ पे क्या करोगे 3, यहाँ पे क्या कर दोगे 3, समझ रहे हैं ना, वही चीज़ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल वही चीज़ जा रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या कर दोगे 3 आ गया, यहाँ पे क्या कर दोगे 3, बस कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन करना आ गया ना बेटा, सारे क्वेश्चन कर दोगे आप इस कैटेगरी के। यहाँ पे क्या कर दोगे 3c, यहाँ पे क्या कर दोगे नीचे 3, यहाँ पे देखो अब ये थोड़ा चेंज आएगा, यहाँ पे आएगा 9c स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 से काटोगे कितना आएगा 3, यहाँ पे आप आ जाएगा 3c स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3, तो 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स p q, तो हेयर 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, तो रूट 3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ज़रा खुद देखो, ज़रा मुझे बता दो किसको नहीं आया समझ में, आप समझ में आया, रूट 2 भी ऐसी करना है, रूट 3 भी ऐसी करना है, रूट 5 भी ऐसी करना है, रूट 7 भी, रूट 11 भी, सारे क्वेश्चन ऐसे हो रहेंगे, ऐसी इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। समझ में आया सभी बच्चों को, पक्का। एक क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे आप रूट 2 का, ठीक है, तो आपको सारे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक बार देख के करिए, फिर एक बार बिना देखे करिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो क्यों ना इसकी प्रैक्टिस करी जाए अच्छे जमकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर ही पढ़ेंगे उसे भी हम। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 प्लस कितना है 3 प्लस 2 रूट 5, प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5, तो वही कर लें, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज़ अ
रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या करें, 3 + 2√5 देन इक्वल टू पी अपॉन क्यू। से क्या लिख सकते हैं हम, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर कौन से नंबर होंगे बेटा, को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ध्यान समझना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब तो स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, ये सिंपल 3 को उधर लेके जाएंगे भाई, रूट वाले नंबर को यहीं छोड़ेंगे, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे। तो 2√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस का 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2√5 इक्वल टू पी माइनस 3q अपॉन क्यू। भाई एलसीएम ले लिया, तो क्यू यहाँ पे गया। अब देखो √5 बचा हमारा, यहाँ पे 2 को नीचे लेके जाओ, p माइनस 3q अपॉन 2q, ये बचा हमारे सामने। अब बेटा ध्यान समझना, ये भी इंटीजर नंबर, p भी इंटीजर नंबर, ये भी इंटीजर नंबर, इंटीजर में से इंटीजर घटा हुआ क्या आएगा, इंटीजर आएगा, नहीं आएगा, समझ में आया। अच्छा नीचे क्या है, इंटीजर, इंटीजर की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा, हमेशा इंटीजर आएगा। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर जब आता है तो क्या आएगा आपका, रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि √5, ये हमारा पार्ट क्या हो गया, रेशनल नंबर। √5 इक्वल टू √5 इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ से हमें ये प्रूव हो रहा है कि ये क्या है, रेशनल नंबर, एज p माइनस 3q अपॉन 2q इज इक्वल टू रेशनल। क्योंकि ये रेशनल है, तो √5 रेशनल नंबर हो गया। बट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में कराया कि √5 क्या एक इरेशनल नंबर है, बट वी नो डेट √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 तो एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। हमारी एजम्पशन को क्या कर रहा है, ये गलत साबित कर रहा है। इसका मतलब 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। इस टाइप के कैटेगरी के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने होंगे, जहाँ पे मान लो 3 - √2 दे दें, 3 + √2 दे दें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, √2 - 3 दे दें, √2 - 5 दे दें, √3 - 5 दे दें, √3 + 5 दे दें, 2√3, कुछ भी इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम कैटेगरी में आएंगे। समझ में आया सभी को, पक्का। चलो समझ में आ गया सभी को, चलो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ पार्ट्स होंगे, जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी वाइज आपका फिनिश हो जाता है सक्सेसफुली। देखो बेटा, तीनों पार्ट में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 1/√2, सेकंड पार्ट में दे रखा है 7√5, शायद 7√5, एंड थर्ड पार्ट तो आपने अभी करा है ना, 6 + √2। ये तो आप खुद करेंगे, ठीक है, करेंगे तो आप ये दोनों भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे, सुनो जरा ध्यान से। आप करो लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो 1/√2 इज इक्वल टू p अपॉन q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कैसे करोगे भाई, अब ध्यान समझना, √2 को उधर लेके जाओ, क्या कर सकते हो, √2 वहाँ चला जाएगा। देखो भाई यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वेयर p एंड q आर क्या है हमारे, को प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम इंटीजर्स हैं, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 अभी के लिए। अब क्या करो, √2 को उधर भेजो, तो √2 उधर गया, ठीक है, तो q वहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा, p आएगा। अब इसके लिए कंडीशन चेंज हो गई है, हमें क्या लिखना है, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, अभी भी हैं, बट एंड इस बार क्या हो गया, बट p हो गया इस बार, कि इस बार p 0 नहीं हो सकता, नीचे वाला नंबर। इसके आगे का पार्ट आपको पता ही अब कैसे करना है, समझ में आया, इतना पार्ट नोट कीजिए। चलो इधर आ जाओ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लेट 7√5 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो √5 इज इक्वल टू p अपॉन 7q,
इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। देखो करोगे आप इसका एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 5 = p²/49q², इधर आ जाएगा। समझ में, ध्यान समझो जरा, आ जाएगा नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से तो आप क्या कर सकते हो, आप ज़रा देखो, आप यहाँ से 5 को इधर लेके जा सकते हो, तो इसे कर दो q²। देखो बेटा ध्यान समझना, q² आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। या एक और चीज़ आप कर सकते हो, ध्यान समझना, आप 7q को कोई और इंटीजर भी ले सकते हो, ठीक है। आप क्या करो यहाँ पे, या भी मत करो, या ऐसा करो, √5 = p/, इसे और कोई नंबर मान लो, m मान लो, क्या मान लो, m, वेयर m = 7q, क्या मान लिया आपने, m = 7q। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करो, 5 = p²/m², m² = p²/5। क्वेश्चन आ गया, देखो वही 5 डिवाइड्स p², 5 डिवाइड्स p², तो 5 डिवाइड्स p, फिर p² को p को मान लेना 5c मान लेना, फिर वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया इस तरीके से, पक्का। तो इसी तरीके से बेटा आपके ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है, रियल नंबर्स, वो हमने सक्सेसफुली ख़त्म कर दिया बेटा। हाँ जी हाँ, बस इतना ही था इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी वाइज। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आते हैं आपके, ठीक है, वो हम कहते हैं कभी किसी और फर्दर कैसे वीडियो के अंदर, सेशन के अंदर देखेंगे। जब तक के लिए पहले आप अपना चैप्टर नंबर 1 पे कमांड अच्छी करो, ठीक है, ठीक है। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।